नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए फरवरी 2021 में आपका जो पेपर प्रस्तावित है उसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का जो मॉडल पेपर हमने कल देखा था, आज हम देखेंगे उसी मॉडल पेपर का हल। तो मैंने कल कहा था आपको, रात में 10 बजे कराया था मॉडल पेपर और तारीख थी आपकी 31 तारीख, और आज हम 1 तारीख को दोपहर के 3 बजे मैंने कहा था इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पिछला वाला यदि केवल पेपर देखना है आपको, चेक करना है अपने आप को, तो वहां से पेपर देख सकते हैं साइड में आई बटन में। आज हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन का आपका पेपर 3 तारीख को जो है वो प्रस्तावित है। सबसे पहला बहुविकल्पी है आपका कि 1857 की क्रांति के लिए जो तिथि है वो इन चारों में से कौन सी जो है वो निश्चित की गई थी। 2 तारीख थी आपकी, मैंने आपको बताया था। एक तिथि वो जब आपकी एक्चुअल में क्रांति हुई थी, और एक तिथि वो जब आपकी जो तिथि थी वो निर्धारित की गई थी। तो यहां पर आंसर जो होगा वो होगा आपका सी वाला, 31 मई 1857 जो है ये तिथि निश्चित की गई थी। और हुई कब थी क्रांति, तो आप कहेंगे 10 मई 1857 को जो है वो हो गई थी। तो ये असफलता के कारण में भी आता है, समय से पहले जो है क्रांति हो गई थी। तो 10 मई 1857 को ही हो गई थी, पर आपकी जो तिथि निर्धारित की गई थी वो 31 मई 1857 जो है वो थी। दूसरा प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं आए दिन कोई ना कोई केस चला करता है। इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी या लखनऊ में से आपका पहला ऑप्शन इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम जो है वो प्रयागराज है, यही जो है वो स्थित है। तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, तीसरा। तीसरा आपका प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन अनुच्छेद 19 एक बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद पर आधारित हर साल एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने रखा है। अगला देखते हैं। ये तो आपसे अति लघु लघु में भी पूछा जाता है। तो 5 फरवरी 1942, 31, 24 या 22, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चौरी चौरा कांड घटित हुआ था आपका 5 फरवरी 1922। लास्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो कांड घटित हुआ था ये कहां पर हुआ था। तो यूपी के अंतर्गत गोरखपुर आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपसे एमसीक्यू में पूछा गया था। अगला देखते हैं प्रश्न आपका पांचवा, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो 4 नाम है, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। आंसर की बात करते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न छठा, कि भारत सेवक समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सा वाला गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत सेवक समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां, कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर पश्चिमी। तो ऑप्शन आबा सादा में से आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सा वाला ऑप्शन उत्तर पूर्वी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न, की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। 11 स्थायी, 4 स्थायी, 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी, 15 स्थायी तथा 15 अस्थायी। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन 10 अस्थायी और 5 स्थायी बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्या है, ये जो 5 स्थायी हैं इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका नाम है अमेरिका का, दूसरा आपका नाम है ब्रिटेन का, तीसरा आपका नाम है फ्रांस का, चौथा आपका नाम है रूस का, और पांचवा आपका नाम है चाइना का। तो ये 5 नाम है इस 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के संदर्भ में भी सम आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो तारीख याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका नवा। नवा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है? महोबा, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती या फिर गोंडा। तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो सा वाला आपका ऑप्शन श्रावस्ती जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी कोर्स में 2011 की जनगणना से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप अलग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 10वां, कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए, ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे भारत का मैनचेस्टर हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, या फिर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर पूछा गया था भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जो बा वाला है अहमदाबाद, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो मैनचेस्टर है, गुजरात राज्य की अगर बात करें, गुजरात राज्य के शहर जो है अहमदाबाद, गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को जो है वो कहा जाता है। फिर आपसे मैंने क्या कहा था, यही चीज पूछी जाती है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है? तब आप किसे टिक करेंगे? तब आप कहेंगे कानपुर को जो है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। और फिर मैंने ये भी आपसे कहा कि यही चीज तीसरे तरीके से भी पूछी जाती है, और ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो वो कहा जाता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर को। तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो यहां से 3 प्रश्न इस टाइप के याद रखिएगा। 11 प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? और 4 ऑप्शन थे, संघ, राज्य, समवर्ती या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले चीज आपको यह पता होना चाहिए पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कि 1993 में संविधान का 73वां संशोधन था। इसके द्वारा पंचायती राज जो व्यवस्था थी, इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। कई कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी प्रश्न अगर पूछा जाए कि किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो आप क्या कहेंगे? इसे 11वीं अनुसूची में जो है वो जोड़ा गया है। और देखिए 11 नंबर का प्रश्न भी है, इससे भी आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आंसर की कि किस सूची में है संघ, राज्य, समवर्ती। तो आप कहेंगे बा वाला ऑप्शन राज्य सूची जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न की धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, या फिर एम एस मालथस ने। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो बा वाला आपका ऑप्शन दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था 2 मई 1867 को। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 13वां। 13 प्रश्न है आपका, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। यहां पर जैसे मैंने कुडनकुलम पूछा है, तो और भी परमाणु संयंत्र हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न में और भी पूछे जा सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सा वाला ऑप्शन तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 14 प्रश्न, इनमें से कौन सी जो है वो खरीफ की फसल है? तो मटर, मूंग, सरसों या कद्दू में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बा वाला जो है मूंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि आपका मूंगफली हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, धान हो गया, सोयाबीन हो गया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। तो खरीफ की फसल, जायद की फसल, इनसे भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनकी ट्रिक मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखते हैं हमारा लास्ट बहुविकल्पी 15 नंबर। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। मैंने काफी मेहनत करके आपके लिए सारे प्रश्न तैयार किए हैं, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। और साथ ही साथ सभी के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। जब तक आपका पेपर होगा तभी तक आपका ये जो वीडियो है सभी छात्रों तक पहुंच सके, सभी लोग प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। 15 प्रश्न आपका है कि धुरिया नृत्य किस जिले से संबंधित है? सोनभद्र, बुंदेलखंड, मिर्जापुर या फिर कन्नौज। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं चलिए, तो आपका ऑप्शन बा वाला बुंदेलखंड बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। धुरिया नृत्य
किस जिले से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से। प्रीवियस ईयर पर अगर थोड़ा सा आप नजर डालेंगे तो नृत्य से संबंधित भी आपके प्रश्न में यानी पेपर जो है उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अब हम हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर जिला होगा, मैंने इस चीज को सही कर दिया कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जब आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व, तो आप कहेंगे ललितपुर आपका जो है वो सही होगा। और यही प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता कि जनसंख्या घनत्व की जगह कि सबसे कम आबादी आपसे पूछ ली जाए, सबसे कम आबादी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो आप क्या कहेंगे? तो आपका महोबा जो है वो सही होगा। कुछ ऐसे यहाँ छात्र भी होंगे, हो सकता हो, जो ललितपुर या महोबा से बिलोंग करते होंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 17 कि विश्व में खनकती चूड़ियों का जो शहर है उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? फिरोजाबाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिरोजाबाद जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, वो पूरे विश्व में कांच के लिए या कांच उद्योग आप कह सकते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसी को खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और यही प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घर में सजाए जाने वाले कांच की वस्तुएं, लाइट्स, उसके लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? तो फिरोजाबाद। अगला देखते हैं आपका 18 प्रश्न कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी? तो मैंने आपको ब्रह्म समाज पढ़ाया था, उसी में मैंने ये चीज बताई थी कि वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है वो सन 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने जो है वो की थी। राजा राम मोहन राय। और यही प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ की थी? तो आप क्या कहेंगे? कोलकाता में जो है वो की थी। तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 19। अच्छा, नीचे जगह नहीं है, सारी चीजें रब कर देते हैं। 19 है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वो क्या था? तो सारी चीजें मैंने इसके संदर्भ में आपको बताई थी कि दयानंद सरस्वती जो है इनका मूल नाम था मूल शंकर। दूसरी चीज कि जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा कब की थी आर्य समाज की स्थापना? तो 1875 में की थी। स्टार्टिंग में राजधानी इन्होंने बंबई रखी थी, बाद में से लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। और भी मैंने काफी चीजें ट्रिक से बताई थी। अगर वो 4 वीडियो आपने नहीं देखे हैं, 4 वीडियो में मैंने सोशल साइंस का पूरा कोर्स कराया था, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट 4 सेमेस्टर सोशल साइंस नाम से बनी है, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 20। 20 प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना और गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना, अगर जो पहला पार्ट है प्रश्न का इसकी बात करें तो ये की थी ज्योतिबा फूले जी ने। ज्योतिबा फूले जी जो है इन्होंने की थी। कब की थी? तो 1873 में जो है वो की थी। दूसरी चीज, गुलामगिरी पुस्तक जो है वो किसकी है? तो ये पुस्तक भी इन्हीं की है, यानी कि ज्योतिबा फूले जी की है। इसीलिए मैंने दोनों प्रश्न को एक ही में जोड़कर जो है आपको दिया था कि आपको एक साथ दोनों चीजें याद हो जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं 21। काकोरी कांड की घटना जो है वो कब हुई थी? तो आप क्या कहेंगे कब हुई थी? ये जो है वो 9 अगस्त 1925 को जो है वो हुई थी। और इसके संबंध में मैंने ये भी बताई थी, सारी सारी चीजें तो बताई थी, पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ही ज्यादा चर्चित नाम है काकोरी कांड से संबंधित, वो आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए। अगला देखते हैं आपका 22 प्रश्न कि स्वराज्य दल की स्थापना कब और किसकी अगुवाई में हुई थी? तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि कब हुई थी? तो ये 1973, नहीं 1923 जो है, साथ में ईस्वी भी, इसमें हुई थी स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में। और किसकी अगुवाई में हुई थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
चितरंजन दास और मोतीलाल जो नेहरू थे, इनकी अगुवाई में जो है वो हुई थी। और इसी में कांग्रेस वर्सेस स्वराज्य दल के बारे में सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बताई थी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 23 कि पूना पैक्ट कब और किसके बीच जो है वो हुआ था। पूना पैक्ट भी बहुत रिपीट होता है प्रीवियस ईयर में। कुछ ऐसे प्रश्न हैं आप देखेंगे जो पूछे ही जाते हैं, तो वो तो आपके एकदम दिमाग में छपे होने चाहिए। सबसे पहले कब, तो आप क्या कहेंगे 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। इसमें ही दलित वर्ग के लिए अलग से जो निर्वाचक मंडल था उसको त्याग दिया गया था, और बहुत से दोनों को फायदे हुए थे, मैंने सारी चीजें बताई थी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 24। प्रश्न है आपका कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था। तो कब हुआ था, आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के बीच, और साथ ही साथ किसके, लॉर्ड इरविन, और इनके बीच समझौता हुआ था अलग अलग शर्तों को लेकर। वो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में ऑलरेडी बता रखी हैं। अगला 25 प्रश्न है मौसम और जलवायु में अंतर। ये भी मैंने आपको लिख के बताया था, आपको याद होगा कि आपको मेन क्या याद रखना है कि जो मौसम होता है वो एक लघु काल की अवधि का होता है, और जलवायु जो होता है वो एक दीर्घ काल अवधि का होता है। बस मेन ये याद रखिए, और इसके आधार पर आप 3-4 अंतर जो मैंने बताए थे वो सब आप लिख सकते हैं। 26 प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो मैंने तो आपको 4 बताई थी, कौन कौन सी। एक कहा था आपसे थारू हो गया, एक आपका बुक्सा हो गया, वैसे 2 ही पूछी गई थी तो 2 ही ये लिख लीजिए। तीसरा एक आपका होता है महिगरी, और एक खरवार करके भी थी जिसको खसवार करके भी बोला जाता है। तो यही सब आपके उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। 27 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं के पूरे नाम लिखिए, यूएनडीपी और यूनिसेफ। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये होती है यूएनडीपी की फुल फॉर्म, और हिंदी में इसे हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो कहते हैं। इसी के साथ साथ यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है आपकी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और इसी को जब हम पूरे फॉर्म में कहते हैं, वैसे शॉर्ट फॉर्म में इतना ही कहते हैं, पर पूरी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो एक एक वर्ड की होगी, फिर से हम रिपीट करते हैं। यू से यूनाइटेड, आई और उसके बाद एन से नेशंस, आई से आपका इंटरनेशनल, सी से आपका चिल्ड्रंस, ई से इमरजेंसी और एफ से फंड। तो ये आपकी हो गई फुल फॉर्म। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 28 है कि कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है। तो आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो है आपका लगता है। 12 वर्ष जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका 29 कि पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया। तो सन मैंने आपको पहले ही बताया था 1954। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन 1954। और क्या था, मैंने 2 लोगों को याद करके बताया था कि आपस में अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जो है उसकी नीति का पालन करना। तो ये आपके पंचशील सिद्धांत थे। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट इस वीडियो का प्रश्न, और इस प्रश्न के आंसर से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। और आप में से कुछ लोग कह रहे थे मैथ का मॉडल पेपर, तो कोशिश में रही कि अगर पॉसिबल हो पाएगा तो जिस दिन पेपर है उसी दिन आपको मॉडल पेपर दिया जाए, और विद सॉल्यूशन। क्योंकि जो कल पेपर है आपका उसको भी ध्यान में रखना है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, उसकी जो क्लासेस हैं वो आज ही शाम के 8 बजे और इनसे भी सभी समय में होगी, तो उसके लिए जो है वो लाइव बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं।
और वीडियो को शेयर और लोगों के साथ कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। लास्ट प्रश्न आपका है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो बात करते हैं आंसर की, तो स्थापना कब हुई में आप कहेंगे 1964 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। और दूसरी चीज, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर जो मॉडल पेपर में आपने सभी प्रश्न देखे उससे आपको ये भी अंदाजा लग रहा है कि और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से प्रश्न उठाया जा सकता है, जैसे कि जनगणना हो गया, उत्तर प्रदेश के नृत्य हो गए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई उद्योग जो वहां पर चर्चित रहता है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर में भी आपको जो पढ़ कर जा रहे हैं उसमें भी ध्यान रखना होगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। पर इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक स्कोर भी हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं कि टोटल 30 प्रश्न थे। यदि इन 30 प्रश्नों में से आपके 22 नंबर से कम आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ा दी गई, उन्हीं समय से मैंने सारी चीजें पूछी हैं। और यदि आपको नंबर 22 से लेकर के 25 जो है इसके बीच में मिल रहे हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो एवरेज है, यानी कि आपको थोड़ा सा बस चीजों को रिवाइज करने की आवश्यकता है, बाकी ओवरऑल आपकी तैयारी ठीक ठाक है। पर अगर आप 25 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, 25 प्लस, तो मान के चलिए कि आप पूरी तरीके से पेपर के लिए तैयार हैं। तो अपना स्कोर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा कि 30 में से आपको कितने नंबर मिले। मैंने इसीलिए पेपर पहले कराया था, सॉल्यूशन अब करा रहा हूं ताकि आप स्वयं का आकलन कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।